फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे बना था, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है, प्रीएम्बल क्या है, एवरीथिंग हमने इसके अंदर पढ़ ली। सो पहली यूनिट के अंदर अब हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। फेडरेशन सिस्टम क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड है, व्हाट इज द फेडरेशन, राइट। फेडरेशन सिस्टम क्या है, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो ये सत्ता का बंटवारा है। फेडरेशन सिस्टम इज आ सत्ता का बंटवारा, हाँ संघवाद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघवाद। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, देयर आर टू सीट्स ऑफ पावर दैट आर autonomous in their own sphere. A federal system is different from a unitary system. Unitary system क्या है भाई, और फेडरल सिस्टम क्या है भाई, ये डिफरेंट कैसे है, किससे, फेडरल सिस्टम से कैसे डिफरेंट है ये, है ना, कि ये फेडरल सिस्टम से यूनिटरी सिस्टम कैसे डिफरेंट है। तो जैसे कि फेडरल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या है, सत्ता जो है, सरकार जो है दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, सरकार जो है दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग, ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, केंद्र, ठीक है, दूसरा भाग कि भाई ये राज्य, दोनों ऑटोनोमस होती है, अपने अपने स्फीयर के अंदर खुद से चलने वाली होती है। बट यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, जहां पर कोई केंद्र वगैरह नहीं होता, जहां पे सरकार का एक ही रूप होता है और वही अपने पूरे देश को चलाती है, ठीक है। पर भारत ने कौन सा सिस्टम अपनाया है, कौन सा सिस्टम अपनाया है, फेडरल सिस्टम अपनाया है। गॉट इट, हमें समझ में आया। मीनिंग क्या है फेडरल का, क्या मीनिंग है फेडरल का, फेडरल का मीनिंग है आपका सत्ता का बंटवारा, ठीक है, इसको आप फेडरल बोलते हैं, ठीक है। इन दैट सोवरेनिटी इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली स्प्लिट बिटवीन टू टेरिटोरियल लेवल्स पर क्या है, ये बटे हुए हैं, ठीक है, गॉट इट। तो भाई हमें पता चल गया कि फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरेशन क्या है, ये अपने अपने लेवल पे बटे हुए हैं। ईच लेवल कैन इंडिपेंडेंटली टू ऑफ ईच अदर इन सम एरियाज, हर लेवल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपने आप में स्वतंत्र है अपने एरिया के अंदर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फेडरेशन, यहाँ पर टू काइंड्स ऑफ फेडरेशन है, दो टाइप के फेडरेशन है, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से फेडरेशन है भाई, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, फर्स्ट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये क्या है, इन दिस टाइप पावर आर शेयर्ड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूट पार्ट एंड accommodate the diversities in the whole entity। यानी कि यहाँ पर जो पावर्स है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट पार्ट के अंदर बढ़ गई है, अलग अलग डाइवर्सिटीज आ गई है। पावर ऑफ जर्नली टाइटल टुवर्ड्स द सेंट्रल अथॉरिटी, एग्जांपल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। यानी कि एक फेडरेशन है हमारा क्या, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, क्या बताया भाई, हमने क्या करा इस फेडरल सिस्टम के अंदर, क्या करा, अपना अपनी पावर्स दे दी, दो तरीके की पावर्स दे दी, कैसी दे दी, दो तरीके की पावर्स दी। पहली कौन सी दे दी मैंने, पहले मैंने बोल दिया भाई ये तो है आपका केंद्र, सेंट्रल, और ये स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में हमने बांट दिया। बट जो पावर होती है ज्यादा वो किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे कि ये चीज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किसने अपनाया, इंडिया ने अपनाया, किसने अपनाया, इंडिया ने अपनाया। ओके जी, समझ में आया, डन। इसके बाद और स्पेन ने भी अपनाया है, ये बेल्जियम ने भी यही क्या फेडरेशन सिस्टम अपनाया है, गॉट इट। नेक्स्ट फेडरेशन सिस्टम में सेकंड फेडरेशन सिस्टम है coming together federation। In this type independent state come together to form a larger unit, here a state enjoy more autonomy compared to the holding together kinds of federation। यहाँ पे state क्या है बेटा, state अपने आप में एक autonomy compared है, इसमें इतना ज्यादा मेजर रोल नहीं रखता है कौन, केंद्र, यानी कि केंद्र कम शक्तिशाली होता है और राज्य ज्यादा शक्तिशाली होता है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म अपनाया जाता है। गॉट इट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने फेडरलिज्म पढ़ा, सत्ता का बंटवारा कितने टाइप से होता है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर, दो टाइप का होता है। लिख लेंगे कि फेडरलिज्म इज इक्वल्स टू होल्डिंग टुगेदर, एंड ऐसे लिख सकते हैं आप,
या तो जैसे फेडरलिज्म, ठीक है, क्या है, पावर्स को बांटना, डिविजन ऑफ पावर्स, एंड कितने टाइप का है, दो टाइप का है, पहला यहाँ लिखे ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाए, एंड दूसरा यहाँ लिखे ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाए, इन दोनों को लिखे, ठीक है, क्योंकि इससे शॉर्ट नोट्स बनेंगे ना, ठीक है, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को ही, पहले को और दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि भाई दूसरे में जो होता है स्टेट क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, और पहले में आपका जो सेंट्रल होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, ऐसे करके आपने लिखना है एरो बनाकर कि होल्डिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर में क्या अंतर है, ठीक है, डन। अब फीचर पढ़ लेते हैं भाई, फेडरल सिस्टम के फीचर क्या है, भाई जाहिर सी बात है, हमने भी पढ़ा भी था, क्या कि फेडरल सिस्टम में क्या है, डुअल गवर्नमेंट, यानी कि डबल गवर्नमेंट होती है, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, पॉलिटी मतलब यहाँ पे राजनीति डबल होती है, जैसे केंद्र की और राज्य की, है ना, डिविजन ऑफ पावर वेरियस लेवल, और सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैंने केंद्र और राज्य कर दिए, राज्य और केंद्र में भी पावर्स को मैंने डिवाइड कर दिया, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, पावर को कैसे डिवाइड किया है मैंने, है ना, हमने कैसे हमारे संविधान ने पावर्स को डिवाइड किया है, वो हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर में, ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो हम। अब रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी को बताता है कौन, फेडरल सिस्टम। अच्छा, फेडरल सिस्टम में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, फेडरल सिस्टम में शक्तियों को तो बांटने की बात कर रहे हैं कि भाई हमारी शक्ति किस तरीके से बटी हुई है ना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी को भी दिखाता है, क्या मतलब, कठोरता, ठीक है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ये दिखाता है फेडरल सिस्टम की इंडिपेंडेंस जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो क्या होगा, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट ना होना हमारे लिए खतरे की घंटी होगी, जिससे हम कहेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं अगर हमारी जुडिशरी क्या नहीं है, हमारी जुडिशरी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जुडिशरी का स्वतंत्र होना देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉट इट, देन डुअल सिटीजनशिप। अच्छा भाई, पर हमने फेडरलिज्म के साथ में डुअल सिटीजनशिप अपनाई है क्या, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप है, हाँ, क्या है या नहीं, नो, हमने फेडरलिज्म तो अपनाया है भाई, पर हमने डुअल सिटीजनशिप नहीं अपनाई, यस, लिटरली हमने डुअल सिटीजनशिप, यानी कि इंडिया ने डुअल सिटीजनशिप नहीं अपनाई अमेरिका की तरह, हालांकि अमेरिका ने फेडरलिज्म के अंदर दूसरा यानी कि कमिंग वाला, कमिंग जो था आपका फेडरलिज्म वो अपनाया था, पर उसके पास डुअल सिटीजनशिप है, पर हमारे यहाँ पर क्या नहीं है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। क्या होती है ये डुअल सिटीजनशिप, ये होती है आपकी, क्या होती है ये, डुअल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता होती है, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता और डुअल मतलब दोहरी, जैसे मैं रहती हूँ इंडिया में तो मेरे पास इंडिया की नागरिकता है, अगर मुझसे कोई पूछेगा बाहर जाके तो मैं कहूंगी मैं भारत देश की वासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, है ना, मैं इंडियन हूँ, है ना, हालांकि मैं मुझसे ये नहीं पूछेंगे इंडिया में कहाँ रहती हो, दिल्ली वासी हो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो भारतवासी हूँ। पर जैसे अमेरिका का कोई आया तो वो कहेगा मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ, मैं कैलिफोर्निया का नागरिक हूँ, वहां पे दो नागरिकता लेनी पड़ेगी, अमेरिका की अलग और उसकी राज्य की अलग, ठीक है, ठीक है, डन, ओके जी। इसके बाद आता है कि हमने क्या करा है बेटा, बाइसैमरलिज्म भी अपनाया है, द्विसदन अपनाया है, हमने फेडरलिज्म जैसे बांटा है तो उसके अंदर हमने क्या और चीजें ली है, हमने बाइसैमरल भी अपनाया है, द्विसदन, जैसे मेरा फेडरलिज्म में केंद्र है और राज्य है, इसमें भी दो दो मैंने कर रखा है, क्या, इसमें भी सदन जो है मेरे दो हैं, कौन कौन से, जैसे राज्यसभा और कौन सा, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, ये तो मेरा केंद्र में हो गया, और विधानसभा विधान परिषद ये मेरा राज्य में हो गया, तो हमने बाइसैमरलिज्म भी अपनाया है। गॉट इट, ओके, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, ठीक है, वापस इस
वापस देखते हैं, ऑल फेडरेशन माइट नॉट हैव ऑल अबव फीचर्स, सम ऑफ देम मे बी इनकरप्टेड डिपेंडिंग ऑन द व्हाट टाइप ऑफ फेडरेशन इट इज। यानी कि सारी फेडरेशन के पास ये सारे फीचर्स नहीं होंगे, जरूरी नहीं है ये सारे फीचर्स होने चाहिए हर फेडरेशन देश के पास। हो सकता है कोई से हमने फीचर्स को ना अपनाया जो हमारे लिए इनकरप्ट हो, है ना। तो फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम बट with more tilt towards a unity system of government. It is sometimes considered a quasi federal system. कभी कभी हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ शायद ये क्या है, क्वासी फेडरल सिस्टम है ना। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है। इट हैज अ फीचर्स ऑफ बोथ अ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है, इट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, नोट डाउन दिस, लिटरली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि हमने फीचर्स देखे, हमारे यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम भी दिखता है और फेडरल सिस्टम भी दिखता है। जैसे इंडिया दैट इज अ भारत, शेल यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट का संघ, समूह नहीं है, संघ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिटरी सिस्टम दिखता है। द फेडरेशन इज नॉट मेंशन दैट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फेडरेशन शब्द क्या नहीं है बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द मेंशन नहीं है। क्या बता दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है इंडिया, जो भारत है हमारा, वो क्या है, क्या है हमारा भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट्स है उनका समूह नहीं, संघ है। बट यहाँ पे कोई फेडरेशन सिस्टम मेंशन ही नहीं है भाई। तो कभी कभी लगता है कि शायद यार इन्होंने तो क्वासी फेडरेशन कर दिया, है ना। अब फेडरेशन हम पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम जो है हमारा, उसकी फीचर्स इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर फेडरल फीचर्स क्या है। गवर्नमेंट एट टू लेवल, सेंट्रल स्टेट, वी नो अबाउट इट, कि हमारी गवर्नमेंट दो भाग में बटी हुई है, सेंट्रल में स्टेट में। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, यहाँ पर डिविजन ऑफ पावर है, कहाँ लिखा हुआ है, नोट डाउन बच्चे, देयर आर 3 लिस्ट गिवन इन द 7th, यानी कि 7वें शेड्यूल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट डाउन नाउ कि हमारे डिवीजन ऑफ पावर कहाँ लिखा हुआ है, R3 लिस्ट, ठीक है। 7वें शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव द सब्जेक्ट ईच हैज ज्यूरिडिक्शंस, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट के जो कहां पर है, हमारे 7वें शेड्यूल के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये आपको याद करना है, 7वें शेड्यूल के अंदर है क्या, आपकी 3 लिस्ट दे रखी है 7th शेड्यूल के अंदर, 7वीं अनुसूची के अंदर दे रखी है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 3 लिस्ट दे रखी है कि भाई क्या क्या काम किस किस को करना है, कौन से काम यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, कौन से काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कौन से काम दोनों गवर्नमेंट कर सकती है। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज indestructible as laid out by the judiciary. The constitution is the supreme law in India. कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इंडिया में कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, सबसे ऊपर सबसे ऊंची शक्ति है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हम फीचर बता रहे हैं, तो राइट डाउन दैट द फीचर ऑफ फेडरल इन इंडिया, फेडरलाइजेशन के, फेडरल सिस्टम के इंडिया में फीचर क्या है भाई, इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिया में सुप्रीम लॉ है। नोट डाउन द पॉइंट, ओनली पॉइंट, नॉट कंक्लूजन, ओनली पॉइंट, नोट डाउन। द इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का स्वतंत्र न्यायपालिका बोल सकते हैं आप। पहले हमने काम का बंटवारा कर दिया, दूसरा हमने संविधान को ऊंचा बता दिया, तीसरा हमने बताया न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड for an independent and integrated judiciary. The lower and district courts, हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी बना दी है, जिसमें हमने लोअर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बताया, यानी कि कोर्ट्स के लेवल बताए भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड देन high courts and then supreme court. There's a level of the courts and independence. All courts, यानी कि जितने भी कोर्ट है आपके, they are independent. इनके ऊपर किसी भी सरकार का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी पद का कोई भी दबदबा नहीं है। All courts are subordinate to the supreme court. सबको सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्या है, सबऑर्डिनेट है। Got it? Now
यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन, अभी हमने देखा कि यार फेडरल सिस्टम है, हालांकि मेंशन नहीं है बच्चे, पर है तो कैसे है, क्योंकि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना। क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास, गवर्नमेंट के लेवल्स है, सेंट्रल और स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर है, 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने बता रखा है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। हमने बोला इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सारी जुडिशरी, सारे कोर्ट इंडिपेंडेंट है, किसी का दबदबा नहीं है, तो हाँ फील हुआ कि यार इनके यहाँ यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में फेडरल सिस्टम है। बट ऐसे कौन से तर्क आ गए जहां पे यूनिटरी फीचर्स हमें दिखने लगे, कौन से तर्क है ये, हाँ, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा रिजिडी यानी कि कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि थोड़ा सा लचीलापन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, ब्लेंड है, मिक्सचर है, किसका, थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, थोड़े कठोर भी होते हैं, थोड़े लचीले भी होते हैं हमारे लिए, है ना। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजिली अमेंडेड, यस, हमारे यहाँ पर हमें लग रहा है कि भाई समय के साथ सब बदल रहे, है ना, समय के साथ जमाना बदल रहा है भाई, कुछ चीजें चेंज हो रही है, तो हो सकता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें अमेंड करनी पड़ जाए, ठीक है। जैसे हमारा 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें हमने स्थानीय शासन को लेकर आए थे, तो हमने क्या बोला, हम बता रहे कि यूनिटरी है, हमारा यूनिटरी भी है, देखो इस कारण है हमारा यूनिटरी सिस्टम, कैसे कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हमने क्या दे रखा है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 किसमें, किसमें बेटा, हम लोग क्या करते हैं, 368 क्या करते हैं, आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल 368, ठीक है। क्या कहता है आपका आर्टिकल 368, क्या बोलता है आर्टिकल 368, क्या कहता है आपसे, वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इजिली अमेंड कर सकते हैं, मतलब हम नहीं, सरकार जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट मतलब होता है आपका संशोधन कर सकती है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का ये सरकार को क्या देता है, प्रोविजन देता है, राइट देता है कि आप क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। इन द केस ऑफ अमेंडमेंट seek to change aspect of federalism in India, the provisions to bring about such amendment, it's not easy. Read about type of majorities in India parliament using which amendment or certain their provisions are introduced, यानी कि काफी चीजें हैं जो हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट में मेजोरिटीज की चाहिए होती है हमें भाई, और सारी चीजों को हम एक जल्दी से नहीं कर सकते, पहले हमें अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है, फिर राज्यसभा लोकसभा में हमें उसे पारित कराना पड़ता है, उससे पास कराना पड़ता है, फिर वो राष्ट्रपति भवन में जाता है, राष्ट्रपति देखता है, उससे अगर उसे नहीं समझ में आया वो वापस लौटा देगा, फिर वापस वही प्रोसेस होगा, फिर वापस जाएगा, वो वीटो पावर भी यूज कर सकता है, देन अगर राष्ट्रपति ने उसे क्या कर दिया कि नहीं यार ये ठीक है कर देते हैं, कोई बात नहीं है, तो हम उसमें अमेंडमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जैसे जो हमें यूनिटरी बताती है, मोर पावर वेस्टेड विद दी सेंटर, कुछ ज्यादा पावर हमने किसको दे रखी है, सेंटर को दे रखी है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज मोर पावर विद द यूनियन लिस्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉस, यानी कि पार्लियामेंट जो है हमारी लॉ बना सकती है भाई, जाहिर सी बात है वही बनाती है, दैट कैन ओवरराइड override the laws made by state legislature on some matters. The parliament can also make laws regarding certain subject in the state list, यानी कि स्टेट के लिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, क्या बना सकती है, लॉज बना सकती है ना। तो ये चीजें लगता है कि यार सच में कुछ ऐसा है जो आपकी फेडरलिज्म को ना दिखाकर किसको दिखा रहा है, यूनिटरी को दिखा रहा है, कि जहां देखो केंद्र, जहां देखो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, जब देखो सेंट्रल 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 हो रहा है ना, तो यहाँ पे फेडरल कहाँ से आ गया भाई, जब एक ही सरकार ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो और क्या है भाई, और क्या चीजें दिखाती है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट इन द राज्यसभा, the representation of the state in the upper house is based on the state population. For the example, Uttar Pradesh has 31 seats and Goa 1 in the Rajya Sabha. यानी कि यार ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में आप सीट्स का बंटवारा कर रहे हो, हमने तो भौगोलिक क्षेत्र जोग्राफिकल एरिया के ऊपर हमने सीट का बंटवारा किया, उत्तर प्रदेश इज अ लार्ज स्टेट यानी कि बड़ा स्टेट है वो, दैट्स वाई हमने उसे 31 सीट दी हैं,
ठीक है, गोवा छोटा है उसको 1 दे दी। राज्यसभा इन एन आइडियल फेडरल सिस्टम, भाई राज्यसभा में आइडियल माना जाएगा राज्यसभा को, क्योंकि फेडरल सिस्टम का हिस्सा है, बंटवारा हो रहा है यहाँ पे पावर्स का। ऑल द सीट शुड बी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हमने भारतवासियों ने, हम लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए राज्यसभा की सीट रखी नहीं रखी है, तो भाई लगता है अनइक्वालिटी हो रही है यहाँ तो कैसे आप बोल सकते हो फेडरल सिस्टम है, ये तो हमें यूनिटरी सिस्टम लग रहा है। और एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, कैसे कह सकते हैं? The executive is a part of the legislature. In India, the executive in both the censor and the seats is a part of legislature. This goes against the principle of divisions of power between the different organs of the government. ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर का ही पार्ट है एग्जीक्यूटिव भी, बिकॉज ऑफ स्टेट्स, बिकॉज ऑफ क्या कि जो अगेंस्ट जाती है किसके, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन के। और फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई फेडरल सिस्टम नहीं, शायद यूनिटरी सिस्टम ही है ना। लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, भाई राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां नहीं है, लोकसभा पे ज्यादा शक्तियां हैं। इन आवर सिस्टम द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द अपर हाउस एंड इक्वल पावर टू हाउसेस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, जबकि दोनों इक्वल होना चाहिए। फेडरलिज्म कहता है ये बात कि भाई दोनों इक्वल होना चाहिए, तो कैसे कह सकते हो फेडरलिज्म है, या तो यूनिटरी सिस्टम लग रहा है बिल्कुल, है ना। और कौन से तत्व हो सकते हैं? इमरजेंसी पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ इमरजेंसी पावर। यस, इमरजेंसी पावर यानी कि कब हमारे यहाँ आपातकाल लग सकता है ना, है ना। हाँ, कब लग सकता है भाई, ठीक है, ये बताता है। सेंटर इज अ प्रोवाइडेड विद द इमरजेंसी पावर व्हेन एन इमरजेंसी इज इम्पोज द सेंटर हैज द सेंटर हैज इंक्रीज कंट्रोल ओवर सीट्स, यानी कि जब भी आपके यहाँ पर कोई आपातकाल लगता है, लॉकडाउन लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या चली जाती है भाई, सारी पावर चली जाती है। द अंडरमाइंस द ऑटोनॉमी ऑफ सीट्स एंड यू में आल्सो रीड अबाउट द प्रेसिडेंट रूल, क्या नाम है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत देखोगे तो। ठीक है, अगर मैं बोलूं राष्ट्रीय इमरजेंसी कब लगती है भाई, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है आपकी, आर्टिकल 352 में लग जाती है। ठीक है, जब हमें लगता है कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कि बाहरी आक्रमण के कारण जब देश को बंद कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम 352 वाली नेशनल इमरजेंसी। ये प्रेसिडेंट रूल है, जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 356 में। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति शासन हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के अधीन चली जाती है सारी सत्ता, सारी सेंट्रल में पावर आ जाती है, राज्य सिर्फ नाम के समान बचते हैं। राज्य गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सारे काम कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इसके अधीन, किसके अधीन, इसके अधीन। ठीक है, तो यार ऐसा लग रहा है तुमने तो सारी पावर स्टेट को दे दी, ये कौन सा फेडरल सिस्टम हो गया भाई, सॉरी सारी पावर आपने किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, ये कौन सा, कहाँ का इंसाफ है, यहाँ से फेडरल दिख रहा है आपको, है ना। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, द जुडिशरी इन इंडिया इंटीग्रेटेड, देयर इज नो सेपरेट जुडिशरी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। गेन द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन जुडिशरी फ्रॉम द नोट्स मेंशन्ड इन द लिंकेज आर्टिकल, यानी कि यार जुडिशरी हमारी क्या है, लिबर्टी तो है, इंडिपेंडेंट तो है, पर इंटीग्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नो सेपरेट जुडिशरी, जुडिशरी क्या नहीं है, क्या नहीं है जुडिशरी, जुडिशरी आपकी क्या नहीं है बेटा, सेपरेट नहीं है, सेंटर और स्टेट लेवल पर अलग अलग है वो। ठीक है, उसमें क्या नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, क्योंकि कोई भी डिसीजन इसको लेना पड़ रहा है। मान लो जुडिशियल सिस्टम को कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, हायर कोर्ट को फॉलो करेगी, लोअर कोर्ट हायर को करेगा, हायर किसको करेगा, किसको करेगा, हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेगा, सुप्रीम कोर्ट वरना उस पर रिट जारी कर सकता है ना। तो ये चीजें यहाँ पर क्या है, सेपरेशन नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है एक तरीके से। अगर हम राज्य पर नहीं है, सरकार पर नहीं है, ठीक है, तो न्यायिक प्रशासन जो है भाई वो किफायती बहुत है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एकदम एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, डन। एंड और क्या है इसके थॉट्स, सिंगल सिटीजनशिप। ओके, सिंगल सिटीजनशिप, जबकि हमने अभी पर पढ़ा था फेडरलिज्म के फीचर होते हैं डुअल सिटीजनशिप, पर भारत के पास क्या है बेटा, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है,
गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट कैसी है भाई, इसके अंदर स्टेट एक्ट्स एट सेंटर्स represented in the state government does not appoint the governor, the center does. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपना ही गवर्नर को अपॉइंट नहीं कर सकती, सेंटर करता है उसका गवर्नर भी अपॉइंट। तो ये भी बड़ा अजीब सी बात है कि सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने दे दी है। न्यू स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि नया स्टेट जो है पार्लियामेंट के पास इसकी पावर है। टेरिटरी ऑफ स्टेट बाय द इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ द स्टेट इट कैन आल्सो चेंज द नेम ऑफ स्टेट। स्टेट का नेम जो है या फिर उसके जो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना, ये सारी पावर किसके पास है, किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, क्या है, सच एज द IAS IPS एक्सेट्रा, द सेंटर इंटरफेयर्स इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स, दीज सर्विस आल्सो ऑफर यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द नेशन। ये भी क्या है बेटा, ऑल इंडिया सर्विस भी सेंट्रल इंटरफेयर्स है। सेंट्रल इसके ऊपर क्या करती है, एग्जीक्यूटिव की पावर्स के ऊपर सेंट्रल का ही हाथ होता है, वही इनको क्या करती है, अपॉइंट कराती है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is responsible for the conducting free and fair elections at both the center and state level in India. The members of election commission is appointed by president. And what is this, how can we say that it is a फेडरल सिस्टम? भाई आपका इलेक्शन कमीशन सिस्टम जो आपका इलेक्शन फ्री और फेयर कराता है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी बनी रहती है, वो खुद उसकी चीजों को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट केंद्र कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। हम कैसे मान लें कि वहां पे कोई घोटाला नहीं हो रहा होगा, है? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमें फील नहीं हो पा रहा है कि भाई चलो ठीक है, आप सेंट्रल लेवल में जब आपके इलेक्शन हो रहे तो, बट आपके जब स्टेट लेवल हो रहे हैं तो आप उसको तो स्टेट पर छोड़ देना, आप उसको तो पॉइंट स्टेट पर छोड़ दें, है ना? तो स्टेट का तो कहीं रोल ही बहुत ही ना के बराबर नजर आ रहा है। तो हाउ कैन वी से दैट इज अ फेडरल सिस्टम इन इंडिया? वी टुक ओवर स्टेट state bills. The governor of a state can reserve certain kinds of bill for the president consideration. The president enjoys absolute veto. These bills, veto power हमने सुना होगा, है ना? veto power होती है आपकी प्रेसिडेंट के पास भी, गवर्नर के पास भी, ठीक है? तो क्या he can even reject the bill and the second instant that when the bill is sent for reconsideration, यानी कि वो वीटो पावर के तहत उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं जी ऐसा कोई बिल नहीं बनेगा, या फिर उसको वापस के लिए कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है? ओके, the integrated audit machinery, the president of the country appoint the CAG who audit account of both center and state, यानी कि स्टेट और सेंटर को जो अपॉइंट करता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? कौन करता है? आज के टाइम पे सीएजी कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, मुर्मू है, ठीक है? हाँ, जर्नल ऑफ इंडिया जो है बेटा, ठीक है, उनको अकाउंट्स एंड बोथ विच, ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अपॉइंट द CAG हु इज हु ऑडिट अकाउंट ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट। जो अकाउंट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के, उसको एडिट करने वाला कौन है भाई? ठीक है, वो भी इंटीग्रेटेड है, वो भी सेपरेट नहीं है। पावर टू रिमूव की ऑफिशियल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, उनके पास अथॉरिटी रिमूव है की ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इवन एट द स्टेट लेवल, लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स और द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? इसकी रिमूव है ये लोग की ऑफिशियल इनके पास नहीं है। कौन को अपॉइंट कराता है? स्टेट कराता है, ठीक है, डन। तो ये था आपका क्या कि भाई जो आपकी यूनिटरी है, फेडरल है, पहले तो फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, एंड इसके टाइप क्या है, ठीक है, कितने टाइप का ये है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा क्या कि जो इंडिया है, हमारा भारत है इंडिया, ठीक है, इंडिया क्या है, इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म है या फिर यूनिटरी सिस्टम है? क्या इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम है या यूनिटरी सिस्टम है? तो हमने इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग देखा कि भाई यूनिटरी सिस्टम है या फेडरलिज्म, क्योंकि इंडिया के आर्टिकल 1 में तो लिखा नहीं है कि हम फेडरल कंट्री है।
तो हमने देखा कि इसके फीचर में क्या है, तो कहना स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, और ये पूरा भी नहीं कह सकते कि यूनिटरी सिस्टम पूरा दे रखा है ना। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए क्या है, कठिनाई है। ठीक है, गॉट इट। सो इसके कुछ क्वेश्चन है क्या, व्हाट आर द मेन फीचर्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यानी कि सम फीचर्स आर क्लियर डिविजन ऑफ पावर। क्या भाई, फीचर तो क्लियर है कि डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, बाइसेमिलर लेजिस्लेचर होनी चाहिए, डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ है। पर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है। विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, कैसा है हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म इंडिया के अंदर, हम बोल सकते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, जो मेजर फीचर्स को और बोथ फेडरेशन एंड यूनियन दोनों को ही फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द 3 लिस्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, 3 लिस्ट कौन सी है जो आपकी 7th शेड्यूल के अंदर है, 7वीं अनुसूची के अंदर लिखी हुई है, रिप्रेजेंट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, what is the main purpose of federalism? The goal of federalism is the preserve personal liberty by the separating the power of the government, so that, right, so that one government or group may not dominate all powers। तो हमारा जो एक ग्रुप है या एक ही गवर्नमेंट है वो उसको डोमिनेट नहीं कर सकती। गॉट इट नाउ, एवरीथिंग इज कंप्लीट। then you have to write the note down this point, you have to learn this point। ठीक है, इसे समझना है कि फेडरलिज्म क्या है, कितने टाइप का है, भारत में कौन सा है, फीचर कौन से, दैट ऑल। ओके, ये था आपका फर्स्ट पार्ट किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंट्रो में फर्स्ट पार्ट है आपका फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरल रिपब्लिक हमारा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ, एंड देन पढ़ेंगे हम क्या, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहले पार्ट में ही हमारे 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।